महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड की है, युक्ता भारती की। तो मैं जानती हूँ कि आपको इसके पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा होगा, तो चलो आपकी जर्नी ईजी बनाते हैं साथ पढ़ते पढ़ते। तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 1.8 पे, जिसका नाम है वॉयेजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस। तो इस चैप्टर में बेसिकली बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चे। ये है रिगार्डिंग एक्सीलेंस की कि एक मिडिल क्लास बॉय जो कि मराठी मीडियम से है, उसने अपनी जर्नी कैसे आईआईटी से और फिर वो कैसे सक्सेसफुल होता है, वो कैसे एक आईआईटी स्टूडेंट बनता है और फिर वो वहाँ से सक्सेसफुल होता है, और उन्होंने कैसे वो एक राइटर बने। तो ये स्टोरी है बहुत ही फेमस राइटर, उनका नाम है अच्युत गोडबोले जी, ठीक है। और हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग 1.8 वॉयेजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। बेटा वॉयेजिंग का मतलब क्या होता है? जर्नी करना, मतलब कि एक्सीलेंस पाने की उनकी जर्नी कैसी रही। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। अच्युत गोडबोले, born 1950, is well known for his writing in मराठी एंड इंग्लिश। तो ये अच्युत गोडबोले जी जो है, ये बॉर्न हुए थे 1950 में, और ये बहुत ही वेल नोन राइटर है। मतलब किस लैंग्वेज में? बेसिकली जो भी लिखते हैं वो लिखते हैं मराठी एंड इंग्लिश में। तो वी द मराठी पीपल ऑफ कोर्स वी लव इट, राइट। हमें तो ऑफ कोर्स ऐसा लगता है ना कि हमारे तरफ का कोई है तो और ज़्यादा खुशी हो जाती है। महाराष्ट्र का है भाई, तो हमें तो और ज़्यादा गर्व फील होना चाहिए, राइट। So he is a prolific writer in a various genres and has produced numerous original work as well as adaptation of work from the other languages into Marathi. तो वो क्या है? वो एक प्रोफोलिक राइटर है। प्रोफोलिक राइटर मतलब होता है प्रोडक्टिव राइटर। देखो बेटा, जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई वर्ड मुझे बाद में शायद ध्यान में नहीं याद रहेगा, तो मैं आप लोगों के लिए भी यही सजेस्ट करूंगी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं बाद में जब पढ़ूंगी और मुझे ध्यान में नहीं रहेगा, तो आप तभी के तभी उस वर्ड के ऊपर अंडरलाइन करके वो वर्ड का मीनिंग लिख लिया करो, ताकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। तो वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा प्रोफोलिक राइटर थे। प्रोफोलिक राइटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव राइटर थे, और वो अलग अलग कैटेगरीज में लिखते थे, जैसे कि लिटरेचर हो गया, आर्ट्स हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनर्स, मतलब अलग अलग कैटेगरी में वो लिखते थे। एंड has produced numerous original work as well as adaptation, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा नए नए वर्क्स, मतलब ओरिजिनल मतलब खुद से क्रिएटिविटी, खुद से उन्होंने जो लिखे थे, ऐसा नहीं कि कोई कॉपी किया है, खुद से वो लिख रहे थे, उनका खुद का काम था, खुद की आइडियाज़ थी। और अगर वो कुछ कहीं से अगर वो अडेप्ट भी करते थे, तो वो बेसिकली अदर लैंग्वेजेस से भी अडेप्ट करते थे और उसे कन्वर्ट करते थे मराठी में, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो ऑफकोर्स मराठी में कन्वर्ट करते थे रीजनल लैंग्वेज में। हिज राइटिंग स्टाइल इज इंफॉर्मेटिव एंड येट वेरी इन्फॉर्मल। तो उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी थी? बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, मतलब वो बेसिकली जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे बेटा आगे आगे, जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि वो कोई भी चीज़ अगर लर्न करते थे ना, तो वो टेम्पररी बेस पे लर्न नहीं करते थे। उनका ये था कि ये जो मैं लर्न कर रहा हूँ, ये मेरे प्रैक्टिकली लाइफ में किस तरीके से काम में आएगा। और उनकी लैंग्वेज कैसी रहती थी? बहुत ज़्यादा सिंपल और इनफॉर्मल रहती थी, ठीक है। ही बिकेम अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी मुंबई इन 1972। तो वो क्या थे? वो पढ़ाई करके वो क्या बने थे? केमिकल इंजीनियर बने थे। कहाँ से बने थे? फ्रॉम आईआईटी मुंबई। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, जैसे भी आप लोग भी अभी 12th के बाद बहुत सारे बच्चे जेई की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सपने लेकर है। तो आई जस्ट विश कि आप लोग बस ऐसे ही आगे बढ़ो। एंड हेडेड टॉप मैनेजमेंट पोजीशन इन कंपनीज ऑफ ग्रेट रेप्यूट, मतलब अच्छे अच्छे रेपुटेशन में, जैसे होता है ना कि कंपनी में कोई सीईओ है, कोई एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, राइट। तो उन्होंने ऐसी टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस उन्हें मिली थी अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनी में, और उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन भी थी। दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच, जब देखो बेटा बायोग्राफी होता है तो हम किसी और के बारे में भी लिखते हैं तो उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं, लेकिन जो लिख रहा है और खुद खुद के बारे में ही लिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो है अच्युत गोडबोले जी, इन्होंने खुद के बारे में ही लिखा है, स्केच किया है, मतलब लिखी है स्टोरी। Penned by the Achyut Godbole, depicts his journey from a middle class school boy to a famous writer. तो बेसिकली इन्होंने खुद के बारे में ही स्टोरी लिखी है, इसलिए इसे ऑटोबायोग्राफी बोला गया है। अच्युत गोडबोले जी ने यहाँ पर अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे एक मिडिल क्लास स्कूल बॉय जो है फेमस राइटर बनते हैं। ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ अ पटनी कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या थे? ये जनरल मैनेजर, जिसे हम जीएम बोलते हैं, कंपनी में बड़े पोजीशन होता है, सबसे बड़ा पोजीशन होता है। तो ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मैनेजर। ये कहाँ पर जनरल मैनेजर थे? कौन से कंपनी में थे? पटनी कंप्यूटर सिस्टम में ये जनरल मैनेजर थे। ही हेडेड मेनी अदर रेप्यूटेड कंपनीज, मतलब उसके बाद भी सिर्फ पटनी में ही नहीं थे, फिर आगे आगे और काम थे, और दूसरे दूसरे कंपनीज में उन्होंने स्विच किया, और दूसरे दूसरे रेप्यूटेड कंपनीज में, रेप्यूटेड बहुत ही नामचीन कंपनीज में उन्होंने स्विच किया, एंड लेटर बिकेम अ फेमस राइटर। और फाइनली वो बाद में क्या बन जाते हैं? फेमस राइटर बन जाते हैं। द प्रेजेंट राइटर डिस्कसेस हिज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, मतलब ये जो बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, ये क्या है? इस एक्सट्रैक्ट में, स्टोरी में उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया है? उन्होंने अपनी लॉन्ग सर्च की, एक्सीलेंस पाने का, क्वेस्ट मतलब होता है लॉन्ग सर्च, कि एक्सीलेंस पाने की जो उनकी जर्नी रही है, उन्होंने उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। हाउ ही डेवलप्ड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, होनी चाहिए
चाहिए ना, जैसे कि आपको कोई चीज़ पाने की हमेशा भूख होनी चाहिए, ठीक है? तो उन्होंने वैसे ही उन्हें नॉलेज पाने की एक हमेशा थर्स्ट मतलब प्यास थी उन्हें, वो हमेशा चाहते थे कि जो भी जैसे हो सके, जहाँ से हो सके, वो हर तरह से बस नॉलेज गेन करे। ही डिस्कसेस एट लेंथ द इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस एंड द वेज टू अचीव इट। तो ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि जर्नी मतलब कौन कौन सी चीजें, जैसे देखो आप कोई भी डिश बनाते हो तो उस डिश को सुंदर बनाने के लिए, मतलब कि टेस्टी बनाने के लिए रैदर से, कि उसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, बोलते हैं ना क्या क्या डाला था यार, बताओ इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो यही सक्सेस की जर्नी को पाने के लिए इन्होंने ऐसे कौन कौन सी चीजें की, उन्होंने क्या क्या ऐसे एसेंशियल्स का ध्यान दिया जिससे उन्हें सक्सेस मिल सके, और वो वेज मिल सके जिससे वो सक्सेस को अचीव कर सके, राइट। तो ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है बच्चे, आप इसे प्लीज ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। ये बिल्कुल आपकी रियल लाइफ पे आपके काम में आएगी, क्योंकि इसके बाद भी आपके साथ कुछ ऐसी ही जर्नी होगी, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत सारे हम मेहनत करते हैं, हम बहुत ही डिफिकल्टीज से आगे आते हैं, किसी किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं होती है, तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इनसे इंस्पायर्ड हो, अछूत गोडबोले जी से, और आप भी अपने लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़े, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.8 वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस। आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग। वी वर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो होता है ना मिडिल क्लास फैमिली में भी देखो, एक अपर मिडिल क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है। तो यहाँ पर जो अच्युत गोडबोले जी है, मैं बार बार देखिए उनका नाम क्यों ले रही, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बार बार नाम लूँ और आपके दिमाग में ना ये नाम एकदम ऑथर का ना एकदम सेट हो जाए कि भाई, एक बार मैम थी ना, तो उन्होंने हमें वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस एक स्टोरी पढ़ाई थी, और जो अच्युत गोडबोले जी है उनके बारे में आपको जिस दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं बार बार ऑथर का नाम ले रही हूँ। तो आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग। वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग मतलब बहुत ही सीधा साधा उनका अपब्रिंगिंग था, कोई बहुत ज्यादा उनके इसमें लग्जरी नहीं थी लाइफ में। वी वर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर वो डिस्क्राइब करेंगे कि लोअर मिडिल क्लास मतलब कैसे। चलिए आगे देखते हैं। 300 स्क्वायर फीट हाउस, मतलब उस हाउस जितने जगह पे बना था तो कितना था, 300 स्क्वायर फीट। डिड नॉट इवन हैव बेसिक अम्यूनिटीज सच एज अ फैन, अ रेफ्रिजरेटर, अ गीजर, अ डाइनिंग टेबल और अ गैस स्टोव। तो यहाँ पर बता रहे हैं ऑथर कि हमारे घर में इवन बेसिक एमिनिटीज एक रहता है ना, कि घर में यार बेसिक चीजें तो होती है, जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, गीजर हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, एक नॉर्मल हाउस में हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उनका कहना था कि जो कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो हमारे घर में सोचो पंखा जैसी चीज भी, फैन जैसी चीज भी नहीं थी। तो बेसिक एमिनिटीज मतलब मटेरियल, यहाँ पर फैसिलिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक मटेरियल भी हमारे घर में नहीं थी। जैसे कि क्या हो गया, सिंपल सी बात है, देखो बच्चे, यहाँ पर फैन भी नहीं है उनके घर में, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है, गीजर गीजर ऑफ कोर्स गर्म पानी के लिए गीजर की जरूरत होती है, अभी तो ठंडी का मौसम है, तो भाई साहब गीजर तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो एक डाइनिंग टेबल भी नहीं था, गैस स्टोव भी नहीं था, खाना किस पे बनाएंगे सोचो। लीव अलोन एंड एयर कंडीशनर और कार। अब वो बोल रहे हैं कि एयर कंडीशनर और कार की बात तो छोड़ दो, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी हमारे लिए तो ये फैन मैन जैसी बेसिक चीजें भी नहीं है घर पे। इट वॉज ओनली व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज दैट आई गॉट अ वॉच एंड वी गॉट अ डाइनिंग टेबल एंड अ गैस स्टोव एट होम। तो वो बता रहे हैं कि जब मैं मेरा कॉलेज एंटर करता हूँ, उसके बाद ही मुझे क्या मिला, वॉच पहनने को मिला। और सोचो बचपन से आप लोग वॉच पहन रहे हो, उनको तो कॉलेज एंटर करने के बाद वॉच मिला। एंड उनके घर में क्या आया, डाइनिंग टेबल आया एंड अ गैस स्टोव आया जिसपे खाना बना सके। नेवरदलेस कल्चरली आई हैड अ रिच चाइल्डहुड। पर वो बोल रहे हैं कि भले ही मेरे घर में चीजें नहीं थी, बेसिक अम्यूनिटीज नहीं थी, लेकिन कल्चरली जो बोलते हैं ना कि परवरिश, परवरिश उनकी बहुत अच्छी थी। उनको बहुत ही कल्चरली बोलते हैं ना कि संस्कार जो था उन्हें बचपन से ही मिल रहा था, तो इसलिए चाइल्डहुड से उनके कल्चरली बहुत अच्छे थे, संस्कार वाइज सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये थोड़े बेसिक कम्युनिटीज उनके घर में नहीं थे। पोइट्स लाइक विंदा करंदिकर, मंगेश पटगांवकर एंड वसंत बापट यूज टू विजिट आवर होम एंड फॉर प्रिटी आवर्स। तो अब ये बता रहे हैं कि वो उनके घर पे, मतलब बहुत ही फेमस फेमस पोइट्स के नाम बता रहे हैं, ये पोइट्स उनके घर में विजिट किया करते थे। कौन से, विंदा करंदिकर, मंगेश पटगांवकर एंड वसंत बापट, ये सारे जो पोइट्स थे इनके घर में विजिट किया करते थे, और बहुत मतलब कि घंटों तक बैठा करते थे। आई कुड लिसन टू द डिस्कशन अबाउट पोएट्री एंड लिटरेचर, मराठी एंड इंग्लिश। तो जब ये ऑफकोर्स ये फेमस पर्सनैलिटी उनके घर पे विजिट किया करते थे, तो ये भी उनके डिस्कशन को सुनता था अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी पोइट्री सुनते थे। एंड लिटरेचर मतलब कि जो भी बातें होती थी रिगार्डिंग पोइट्रीज एंड लिटरेचर, और वो बात जो लैंग्वेज रहता था डिस्कशन का, वो कौन सा रहता था, मराठी एंड इंग्लिश का। तो जो ऑथर है हमारे, वो भी इस डिस्कशन को सुना करते थे। तब तब बेसिकली तब ये कॉलेज लेवल पे ही थे। I used to talk about the केशवासट मार्धेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन एंड थॉमस हार्डी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं ऑथर कि जो हमारे घर में फेमस लोग आते थे, तो वो क्या करते थे, वो अपने ज़माने के और ज़्यादा फेमस जो फेमस जो ऑथर थे, राइटर्स थे, उनके बारे में बात करते थे। कौन बात करते थे, यही विंदा जी, मंगेश जी, वसंत जी किसके बारे में बात किया करते थे, केशवासुट के बारे में, मार्दिकर जी के बारे में, शेक्सपियर जी के बारे में बात किया करते थे, राइट। आई डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड द डिस्कशन इन द डेप्थ बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस। तो ये बता रहे ऑफकोर्स, क्योंकि जो ऑथर थे हमारे छोटे थे उस टाइम पे, राइट, तो इसलिए वो पूरे उनके डिस्कशन के डेप्थ को नहीं समझ पाते थे कि भाई ये लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे उनकी
की बातों से, ये लोग जो भी आपस में डिस्कशन करते थे वो उस बातों से ऑथर जो थे हमारे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। अब देखते हैं आगे। वी ऑल्सो वर लकी टू हैव पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी एंड पंडित जसराज विजिट आवर प्लेस एंड टॉक अबाउट इंडियन म्यूजिक टिल लेट नाइट और समटाइम्स डाउन। तो इन्होंने ये बताया कि वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, मतलब खुश थे और लकी फील करते थे कि उनके घर में ये फेमस पंडित, जो पंडित कुमार गंधर्व जी है, पंडित भीमसेन जोशी जी है, पंडित जसराज जी है, जो इनके घर पे आया करते थे और ये बहुत बातें करते थे किस बारे में, इंडियन म्यूजिक के बारे में बात करते थे, बहुत देर रात तक इस बारे में बातचीत करते थे और डिस्कशन करते थे। दिस इज हाउ एंड व्हाई आई डेवलप्ड माय इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूजिक ड्यूरिंग माय स्कूल डेज। तो जब ये स्कूल डेज में थे, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इनके स्कूल डेज के टाइम पे हो रही है, समझ रहे हो बच्चे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि दिस इज हाउ उन्होंने डेवलप किया अपना इंटरेस्ट, किस चीज में उन्होंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, लिटरेचर में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, क्योंकि इनके घर में फेमस फेमस ऑथर राइटर्स आते थे और डिस्कस करते थे। सेम लाइक दैट म्यूजिक के रिगार्डिंग भी आते थे और वो डिस्कस करते थे, तो इसलिए अपना इन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है स्कूल डेज में लिटरेचर और म्यूजिक की तरफ डेवलप कर लिया था। आई डिड नॉट एंड इवन टुडे डोंट अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ म्यूजिक। तो उन्होंने बोला कि ना तब मुझे और ना ही आज मुझे म्यूजिक के बारे में, अपन बोलते हैं ना यार मुझे इसका अ ब क भी नहीं पता है, राइट, एबीसीडी भी नहीं पता है, तो सेम उन्होंने बताया कि मुझे ना म्यूजिक का ना अभी भी ग्रामर, ये म्यूजिक का जो डिटेलिंग है ना मुझे अभी भी नहीं समझ में आता है। बट आई बिगैन टू लव इट ट्रेमेंडसली सिंस देन। बट वो बोल रहे हैं कि लेकिन लेकिन तब से मुझे म्यूजिक से, तो तब से मुझे प्यार हो गया था, मतलब बहुत ही काफी हद तक तब से ही मुझे प्यार हो गया था। ट्रेमेंडसली का मतलब ये होता है कि टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, इट मींस दैट काफी हद तक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट आवर होम वर अबाउट द म्यूजिक, क्योंकि इतने फेमस पर्सनालिटीज उनके घर में आते थे, तो इसलिए उनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहता था, मतलब फेमस पर्सनालिटीज का या उनके घर में जो भी आते थे, नॉर्मल घर के लोगों का डिस्कशन का टॉपिक हमेशा कैसा रहता था, म्यूजिक के बारे में, लिटरेचर के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, स्कल्पचर्स मतलब कि पत्थरों से जो बनी मूर्तियां रहती है उसके बारे में, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजों, देखो जिसको हम बोलते हैं आर्ट्स वाली चीजें, तो ये सारी चीजों के बारे में हमेशा उनके घर में डिस्कशन हुआ करता था। आई कुड लिसन टू द डिस्कशन अबाउट द वन गोग, मोजार्ट एंड माइकल एंजेलो एक्सेट्रा। तो ये सब चीजों के बारे में भी, याद ये सब लोगों के बारे में भी वो हमेशा डिस्कशन सुनते रहते थे, ठीक है। इट वॉज बिकॉज ऑफ द सच मिलियू अराउंड मी, मिलियू अराउंड मी मतलब कि इतना ज्यादा आर्टिस्टिक टाइप का एनवायरमेंट इनके आजू बाजू था, सोशल एनवायरमेंट इसको हम बोलते हैं, मिलियू का मतलब होता है सोशल एनवायरमेंट। तो इतना इनके अड़ोस पड़ोस, मतलब बोलते हैं ना कि इतना मतलब आर्ट्स टाइप का एनवायरमेंट था, दैट आई हैड अ फर्म बिलीव विच आई स्टिल होल्ड दैट ऑल आर्ट्स आर इक्वली। तो उसकी वजह से एक रहता है ना कि लोगों को लगता है फॉर एग्जाम्पल कि आप साइंस ले रहे हो मतलब बहुत बढ़िया, आर्ट्स नहीं नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा एक जो कंपेरिजन रहता है ना, तो उनको ये बिल्कुल भी ये चीज़ों का नहीं फील होता था कि यार आर्ट्स है तो कम रहेगा, नहीं। उनकी वजह से ही, मतलब यही माहौल जो कि बचपन से वो देख रहे थे अपने इर्द गिर्द, म्यूजिक के बारे में, लिटरेचर के बारे में, पेंटिंग के बारे में, इसकी वजह से उनका फर्म बिलीफ हो गया कि जिसकी वजह से आज भी वो यही चीज फील करते हैं कि आर्ट्स भी साइंस इतना ही इक्वल है, इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स इन साइंस और टेक्नोलॉजी। मतलब कि जैसे कि हम अपने अपने लाइफ में साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, सेम आर्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई हैड लर्न फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन द लाइफ। मतलब बोलते हैं उन्होंने बचपन से ये पढ़ा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इफ इट इज नेसेसरी, बट इफ एट ऑल देर इज समथिंग विच एनरिचेज आवर लाइफ। मतलब बेसिकली जो पैसा है ना, ये किस चीज के लिए होता है, हमारी नेसेसिटी के लिए, हमारी बेसिक लाइफ के लिए पैसा जरूरी होता है, बट सब कुछ नहीं होता पैसा, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि देर इज समथिंग विच एनरिचेज आवर लाइफ, मतलब कि हमारी लाइफ को जो रिच बनाता है, ठीक है, वो क्या है। But if at all there is something which enriches our life and put meaning to our existence, it is art, music and literature. तो हमारा होना, मतलब हमारा होना, हमारा एग्जिस्टेंस होना, हम इस दुनिया में है, इसका एग्जिस्टेंस होना, ये किस चीज से पता चलता है, ये आर्ट से, ये म्यूजिक से और लिटरेचर से पता चलता है, ऐसा ऑथर का कहना है। दिस इज नॉट टू से दैट आई डिड नॉट लाइक साइंस और मैथमेटिक्स। मतलब इसका मतलब पर ये नहीं है कि मैं आर्ट्स के बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, लिटरेचर के बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, म्यूजिक के बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे साइंस और मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। इनफैक्ट आई लव दिस सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट मुझे ये सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार है। हाउएवर आई डिड नॉट स्टडी देम ओनली फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो उनका कहना है कि ये जो साइंस और मैथमेटिक्स है, ये जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स है, मैं उन्हें सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के हिसाब से नहीं पढ़ता हूँ। आई यूज टू स्टडी द सब्जेक्ट्स और एनी सब्जेक्ट्स फॉर दैट मैटर फॉर इट्स इनहेरिट ब्यूटी। तो उन्होंने ये बोला है कि मैं ये सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस मैथमेटिक्स हो या कोई भी दूसरा एकेडमिक सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो मैं सिर्फ पढ़ने के लिए या फिर मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ता हूँ, बट या मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि वो इसलिए पढ़ते हैं कि परमानेंटली उसका एग्जिस्टेंस क्या है करके, और ये हमारे लाइफ में किस तरीके से काम में आएंगे। तो एग्जिस्टेंस, या फिर उसे यहाँ पे इनहेरिट का मीनिंग दिया है कि एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज परमानेंट, मतलब ये परमानेंटली हमारे लाइफ में किस तरीके से काम में आएंगे, तो उस हिसाब से वो पढ़ते हैं। आई
फाउंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्यूटीफुल एंड पाइथागोरस थ्योरम एलिगेंट। तो उन्होंने बताया कि देखिए उन्हें बहुत ज़्यादा साइंस के ऑफकोर्स न्यूटन्स लॉ साइंस में है, पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स में है। तो उन्होंने ये बताया कि मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और पाइथागोरस थ्योरम जो है मुझे बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है, मतलब कि ग्रेसफुल लगता है, स्टाइलिश लगता है अपीयरेंस में। तो एलिगेंट का मतलब होता है ग्रेसफुल या फिर स्टाइलिश, और इनहेरिट का मतलब होता है समथिंग एज परमानेंट, ठीक है, समथिंग इज एग्जिस्टिंग एज अ permanent. I loved solving problems of physics and mathematics of the ninth standard when I was in the seventh, not to show off, but just because I used to get involved in solving them. तो ये ऑथर यहाँ पर ये बता रहे, ऑथर मीन्स कौन, अच्युत गोडबोले जी, राइट। तो ये बता रहे हैं कि मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो नाइन्थ स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पहले ही जब मैं सेवन्थ स्टैंडर्ड में था ना, तभी मुझे नाइन्थ स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता था। कौन से सब्जेक्ट के, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं, कुछ लोगों का रहता है ना कि बस मैं हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो शो ऑफ करना, नहीं नहीं, शो ऑफ करने के लिए नहीं, बस उनका कहना था कि जब मैं सेवन्थ स्टैंडर्ड में ही था ना, तभी मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के नाइन्थ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता था। शो ऑफ करने के लिए जस्ट मैं मतलब इन्वॉल्व हो जाता था सॉल्व करते करते। आई यूज टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज टू एंजॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग दम। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि ऑफकोर्स आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो एक ही क्वेश्चन को हम कितने अलग अलग वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो वही बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स, और मैं बहुत ही एंजॉय करता था बहुत ही एलिगेंट मेथड, स्टाइलिश मेथड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ऑब्वियसली दिस प्रॉब्लम्स वेर नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, बट आई एंजॉयड द होल प्रोसेस। तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये हमारे सिलेबस का या करिकुलम्स का पार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑफकोर्स वो सेवन्थ स्टैंडर्ड में थे, अब वो नाइन्थ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो वो उनके सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता था ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना। This attitude of looking beyond marks or examination and to seek joy in solving any challenging problem helped me to develop a problem solving attitude. तो देखो इसी चीज की वजह से इनका एक लाइफ में भी चेंज आया। क्या चेंज आया इनके, बेसिकली हम बोल सकते हैं इनके कैरेक्टर में चेंज आया। कैसे कैरेक्टर में चेंज आया, देखियो उन्होंने बताया कि ये जो एटीट्यूड है उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का, तो इस तरीके से, क्योंकि वो जो उनका एटीट्यूड है, कोई भी चीज को सॉल्व करना या कोई भी चीज को लर्न करना है, तो उसको टेम्पररी बेसिस के लिए नहीं, परमानेंट बेसिस के लिए करना है। वो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते। आप लोग भी जैसे कि फिजिक्स में या फिर अभी और दूसरे सब्जेक्ट्स में कोई चीजें पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है, लेकिन इसलिए पढ़ रहे हो कि भाई बस एग्जाम आना है, एग्जाम तक दिमाग में रखना, फिर बाद में चले जाए चलेगा। लेकिन वो एटीट्यूड ठीक नहीं है बच्चे, आपको डिटेलिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने यही बताया है कि मेरा जो एटीट्यूड था कि मैं मार्क्स के हिसाब से नहीं पढ़ता था, मैं इस चीज में बहुत ही खुशी फील करता था, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, लाइफ में अगर फ्यूचर में कभी उसे नॉर्मल लाइफ को लेके भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसकी वजह से उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो गया, which came handy when I appeared for my IIT entrance because this exam is completely based on your problem solving ability. तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो उनका एटीट्यूड था सेवन स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, ये कहीं ना कहीं इनके आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में काम में आया। जब आपको पता ही है, ऑफकोर्स आप सभी अभी 12th में हो, तो आपको पता है कि आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन आप में से कुछ बच्चे जरूर ये आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जीडब्ल्यू जिसे हम बोलते हैं। तो वहां पर उन्हें उस एग्जाम में ये एटीट्यूड जो है काम में आया, क्योंकि ये एग्जाम जो है कंप्लीटली बेस्ड है कि स्किल्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे बेस्ड है, एंड द एबिलिटी टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली बट क्विकली एंड रैपिडली। क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है कि आईआईटी या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, या नॉर्मली आप जब अपना एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो आपको दिन या रात ऐसे कोई अनलिमिटेड टाइम तक तो आप नहीं देते रहते हो, आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, और उसी टाइम के अंदर आपको सारे जो क्वेश्चंस है, जो कि थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं, आपको लिमिटेड टाइम में उसे सॉल्व करने होते, क्विकली सॉल्व करने होते, रैपिडली, मतलब बहुत ही तेजी से आपको उसे सॉल्व करने होते हैं। तो ये जो इनका डेवलप हो रहा था एटीट्यूड सिंस सेवन स्टैंडर्ड, ये कहीं ना कहीं इन्हें जेई के एग्जाम में, जेडब्ल्यू के एग्जाम में काम में आ रहा था। तो दिस इज अबाउट, हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज फॉलो माई चैनल बेटा, ये मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है, एंड कीप लविंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू।